Hello friends, so today we'll be discussing about amoebiasis and let's start. So the definition of amoebiasis is it is infection of the ant amoeba histolytica, which is an intestinal protozoan. So it is a infection caused by ant amoeba histolytica, which is actually an intestinal protozoan. Means it causes disease in intestine. Okay. That can manifest as asymptomatic colonization, or invasive amoebiasis. So this accounts for 90% and this is 10%. So amoebiasis is infection. amoebiasis एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन है जो कि 90% केसेस में एसिम्प्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन के रूप में प्रदर्शित होता है और 10% केसेस में इन्वेसिव एमोबियासिस के तौर पे प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ द क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो एमीबिया जो है वो बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा से. ओके. किंगडम प्रोटिस्टा के बहुत सारे फाइलम्स हैं. उसमें सार्कोमेस्टिगोफोरा के दो पार्ट, सार्कोडीना एंड मेस्टिगोफोरा. तो सार्कोडीना पार्ट जो है उससे एमोबियासिस, सार्कोडीना सब फाइलम से एमोबियासिस बिलोंग करता है. इसके अलावा कौन से फाइलम जो है वो इंक्लूड होते हैं प्रोटिस्टा में. सो सीलियोफोरा, दिस सीलिया आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स. ठीक है. इसके अलावा हमारे पास माइक्रोस्पोरिडिया है एंड एडी कॉम्प्लेक्सा है. ठीक है. दे बोथ आर हैविंग नो लेग्स. ओके. इन दोनों के पैर नहीं है, इसका मतलब ये नॉन मोटाइल है. जबकि सीलियोफोरा एंड सार्कोमेस्टिकोफोरा बोथ आर मोटाइल प्रोटोजोन्स. ओके. नाउ इफ वी डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ द amoeba, so it starts with the cysts and trophozoites. Cysts and trophozoites are passed into soil and water by the infected person. Okay. So after wet mound preparation of the fecal material, we will found cyst by microscopy. Okay. Now this cyst are ingested by a healthy person by contaminated food or water. This cyst goes in intestine and excision of this cyst occurs. Okay. The small intestine is the place where excision occurs. Okay. That releases a single motile trophozoite that colonizes in the large bowel. Okay. So it produces a single motile trophozoite. This trophozoite has a specific feature that it is having pseudopodia. Okay. So it will be having pseudopodia. Okay. We will discuss it in upcoming video. Okay. Then this trophozoite ingest RBCs. Then 90% of the patient who are asymptomatically colonized, which we have studied in definition, so they can still pass cyst. So they are actually asymptomatic carriers of this disease. Okay. Trophozoites can invade the large bowel causing flask-shaped ulcers. This is the characteristic ulcer of the amoebiasis. This causes flask-shaped ulcer and bloody diarrhea or dysentery. Okay. Now this is the worst feature of this amoebiasis, as this progresses to liver and causes the necrotic abscess. This necrotic abscess forms anchovy sauce like abscess. Okay. We will talk about it later. Okay. So this is the basic life cycle according to medicine part of the amoeba. ठीक है. हम इसको वापस से रिवाइज करेंगे. तो
सिस्ट जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन सिस्ट को रिलीज करता है बाय फीकल मटेरियल। जब हम इस जो फीकल मटेरियल है इसका वेट माउंट प्रिपरेशन करते हैं और माइक्रोस्कोपी में देखते हैं, तब हमें सिस्ट जो है उसमें माइक्रोस्कोपी में नज़र आती है। ठीक है, ये जो हेल्दी आदमी है जब वो इस पानी को, कंटामिनेटेड पानी या खाने को खाता है, तो फिर उसके अंदर जो है एक्सिस्टेशन होता है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्सिस्टेशन होता है, जिससे बनता है मोटाइल ट्रोफोजोइट। ठीक है, मोटाइल ट्रोफोजोइट में स्यूडोपोडियाज होते हैं जिसकी वजह से वो मोटाइल होता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रोफोजोइट है वो दो तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है। 90% केसेस आर एसिम्टोमेटिक कैरियर्स एंड 10% केसेस डेवलप्स इन्वेजिव एमीबियासिस। ठीक है, उसके बाद इसका जो सबसे खराब जो आगे का डिजीज़ है वो ये है कि जो हमारा एमीबा है, जो ट्रोफोजोइट है फॉर्म है, वो लीवर में चला जाता है और लीवर में कॉज करता है वो नेक्रोटिक एप्सिस, वहाँ पे नेक्रोसिस कॉज करता है वो। ठीक है, तो ये सबसे बेड प्रोग्नोसिस है इसका लीवर का, और इससे बनता है एनकोविसोस एप्सिस। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे बात करते हैं अभी। ठीक है, इसके अलावा अब आगे हम अगर बात करें माइक्रोबायोलॉजी पार्ट से, तो सार्कोडीना हमने बात की थी, सार्कोमेस्टिकोफोरा, उसमें सार्कोडीना भी उसका सब फाइलम है। तो सार्कोडीना से बिलोंग करता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसकी खास बात यह है कि इसकी सिस्ट जो है वो पहला तो क्वाड्रीन्यूक्लिएट है। ठीक है, यहाँ भी मैंने स्कीमेटिक डायग्राम से समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा हम यहाँ भी देख सकते हैं क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, ओके, दिस सिस्ट कैन सर्वाइव इन क्लोरीनेटेड वाटर। तो ये सिस्ट जो है वो क्लोरीन वाटर, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लार्ज स्केल पर वाटर का डिकंटामिनेशन करते हैं तो क्लोरीन का यूज़ करते हैं, बट ये सिस्ट इस क्लोरीनेटेड वाटर से भी क्लोरीनेटेड वाटर में भी सर्वाइव कर सकती है। अब इसका इन्फेक्टिव डोज क्या है सिस्ट का? तो 10 to 100 सिस्ट अगर कोई आदमी इंजेस्ट कर लेता है तो वो एमीबियासिस जो है वो प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, नाउ इट कॉजेज ट्रेवलर्स डायरिया। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब ट्रेवल कर रहे होते हैं तभी हम बाहर का खाना और पानी वगैरह इंजेस्ट करते हैं, तो तब हमें मोस्ट चांसेस होते हैं एमीबियासिस जो हम इंजेस्ट कर लें, एमीबा को हम इंजेस्ट कर लें। ठीक है, दिस इज हैविंग ओनली वन होस्ट, दैट इज ह्यूमन होस्ट। ओके, एंड other causes of travelers diarrhea are E. coli, giardia, cyclospora and cryptosporidium. Okay, and it is fatal also, as the diarrhea causes dehydration and that can lead to fatality. Okay, now the life cycle according to microbiology part is the cyst. Okay, this one cyst which is quadrinucleate can form 8 trophozoites. Okay, this is the trophozoite will have one eccentric nucleus with Lenin spoke and central nucleolus. Okay, let me form it again here. So it will form a eccentric nucleus and a central nucleolus with the spokes of Lenin, as I have shown here. Okay, on this other, it is having ectoplasm and endoplasm, and also having food vacuoles in the cytoplasm. Okay, this food vacuoles contains RBC. So actually this causes erythrophagocytosis. दिस इज़ द यूनिक फीचर ऑफ अमीबा। अमीबा का यूनिक फीचर है कि वो एरिथ्रोसाइट को इंजेस्ट करता है। ठीक है, सो जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें फूड वेक्यूल्स में आरबीसीज मिलती है। ओके, सो द स्यूडोपोडिया इसके मोटिलिटी का कारण है। स्यूडोपोडिया, इसके बारे में हम अभी बात कर चुके हैं। ठीक है, सो आफ्टर causing disease, this trophozoite will convert into uninucleate and then binucleate cyst. Okay, and then this binucleate cyst will again form quadrinucleate cyst, and this quadrinucleate cyst will be released in the fecal material of the affected person. Okay, now the pathogenesis of the amoeba. Pathogenesis is somehow very hard to study, but I have made this diagram from Harrison
टू मेक इट मोर सिंपल, ठीक है, इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको स्केमेटिक डायग्राम बनाया, तो अब इसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास अमीबा है, ठीक है, 20 to 60 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है, ठीक है। एंड वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है विद सेंट्रल न्यूक्लियस, जिसके बारे में अभी हमने बात की हुई है। तो अब ये क्या करता है, ये म्यूकस और एपिथेलियल सेल्स ऑफ द कॉलन है उससे बाइंड करता है। कैसे बाइंड करता है, इसमें एधरेंस लेक्टिन होते हैं। कौन कौन से एधरेंस लेक्टिन होता है, गेल एंड गेल एनएसी। गेल एंड गेल एनएसी जो है ये इम्पोर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम किसी अमीबियासिस पेशेंट को अमीबियासिस पेशेंट का सीरम को चेक करते तो हमें उसमें गेल और गेल एनएसी लेक्टिन्स मिल सकते हैं। जब हम किसी पेशेंट के फीकल मटेरियल और अदर स्पेसिमेंट्स को टेस्ट करते हैं तो उसमें गेल एंड गेल एनएसी लेक्टिन्स हमें मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ पहला तो ये है कि ये इस तरह से अधेर हो जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, म्यूकस से एंड एपिथेलियल सेल से, ठीक है। नाउ उसके बाद ये क्या करता है, दिस इट रिलीजेस ग्लाइकोसिडेज एंड प्रोटीजेस। ये ग्लाइकोसिडेज एंड प्रोटीज को रिलीज करता है। ये क्या करता है, ये म्यूकस की जो ये लेयर है इसको डिग्रेड करता है। इस म्यूकस की लेयर को डिग्रेड करने के बाद ये म्यूकोसा से बाउंड होता है, म्यूकोसा लेयर से बाउंड होता है, और म्यूकोसा लेयर से बाउंड होके और फिर वहाँ पे जो है उसमें इन्वेजन करने की कोशिश करता है, ठीक है। नाउ द अदर थिंग इज, जो हमारा एमीबिया है, इट रिलीजेस एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टीन प्रोटीनेज, जो कि डिग्रेड करता है, क्या क्या डिग्रेड करता है ये, कोलेजन, इलास्टिन, IgA एंड IgG एंटीबॉडीज एंड एनाफाइलोटॉक्सिन्स दैट इज C3A एंड C5A, ठीक है। इन सबको जो है ये डिग्रेड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टीन प्रोटीनेज। तो ये इस तरह से फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ एमीबिया इस तरह से आती है, ठीक है। हम वापस एक बार इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले अमीबा आया, अमीबा ने म्यूकस लेयर और म्यूकोसा एपिथेलियल सेल से बाइंड किया। कैसे बाइंड किया, गेल एंड गेल एनएसी एधरेंस लेक्टिन से। साइज क्या है इसका, 20 to 60 माइक्रोमीटर। वैक्यूल्स विद सेंट्रल न्यूक्लियोलस, ठीक है, प्रेजेंट होती है, जो कि हमने बात की हुई है। और क्या होता है, इसमें स्यूडोपोडिया भी प्रेजेंट होता है। ये रिलीज करता है ग्लाइकोसिडेज एंड प्रोटीज एंजाइम्स दैट डिग्रेड द म्यूकोसा लेयर एंड म्यूकस लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन। इसके अलावा ये रिलीज करता है एक्स्ट्रा सेलुलर सिस्टीन प्रोटीनेज को, जो डिग्रेड करते हैं कोलेजन, इलास्टिन, IgA IgG एंटीबॉडीज एंड एनाफाइलोटॉक्सिन्स C3A एंड C5A, ठीक है। इसके बाद का आगे क्या होता है जब म्यूकस लेयर डैमेज हो जाती है तो ट्रोफोजोइट जाते हैं म्यूकोसा की तरफ, ठीक है। ट्रोफोजोइट टेंड्स टू डैमेज म्यूकोसा देन, ओके। सो जब जाता है तो ये दो तरह से, इसके पास दो मैकेनिज्म हैं जिनसे ये म्यूकोसा लेयर को डैमेज कर सकता है। पहला लेयर क्या है, पहली क्या है, वो है कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। इसमें क्या करता है ये कि एपोप्टोटिक सेल डेथ कराता है वाया ट्रोगोसाइटोसिस मीडिएटेड सेल डेथ। अब ट्रोगोसाइटोसिस मीडिएटेड सेल डेथ, ये बहुत बड़ा शब्द लग रहा है, पर इसका असली मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है दैट एमीबिया इंजेस्ट अ लिटिल पार्ट ऑफ अ हेल्दी सेल, ठीक है। थोड़ा पार्ट उसका जो है वो एमीबिया इंजेस्ट कर लेता है, ठीक है। जो इस कारण से क्या होता है कि वो जो सेल है जिसका पार्ट इसने इंजेस्ट किया है वो एपोप्टोसिस में चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक आगे समझ में। तो इस तरह से ये ट्रोगोसाइटोसिस मीडिएटेड सेल डेथ का मतलब क्या हुआ, इंजेस्टिंग अ लिटिल पार्ट ऑफ द नॉर्मल सेल टू कोज एपोप्टोसिस ऑफ दैट सेल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम साइटोटॉक्सिसिटी, कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी होती है। इसके अलावा क्या करता है एमीबिया, ये रिलीज करता है फॉस्फोलाइपेज ए, जिस फॉस्फोलाइपेज ए इज पोर फॉर्मिंग पेप्टाइड। तो ये क्या करता है कि जो हेल्दी सेल है उसमें पोर फॉर्म कर देता है। इस फॉर्मेशन ऑफ पोर से क्या होता है कि फिर साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का बाहर आ जाता है और सेल जो है वो धीरे धीरे एपोप्टोसिस में चल जाती है, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म क्या है इसका, दूसरा है कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट प्रोड्यूस इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। कॉन्टेक्ट इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि अब इसको जाके इंजेस्ट नहीं करना है सेल को, ये केवल क्या करेगा, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को प्रोड्यूस करता है। वो भी स्पेसिफिकली कौन सा,
प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, वो आयन परमिएबिलिटी ऑफ द इंट्रासेल्युलर टाइट जंक्शंस, अगर टाइट जंक्शंस जो हैं उनकी आयन परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है। जब आयन परमिएबिलिटी बढ़ जाती है टाइट जंक्शंस की, तो उसकी वजह से क्या होता है, आगे जाके वो सेल स्वेल कर जाती है और फिर उसके बाद वो बर्स्ट कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा अब हम इसको जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज है जो कि बॉडी बनाती है लड़ने, इन सब प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, तो इसमें खास मैकेनिज्म होता है दैट इज थियोरेडॉक्सिन रिडक्टेज सिस्टम। दिस थियोरेडॉक्सिन रिडक्टेज सिस्टम विल reduce this reactive oxygen and reactive nitrogen species, ठीक है। इसकी वजह से ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को सहन कर जाता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए जब मेट्रोनिडाजोल देते हैं, अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी मेट्रोनिडाजोल जब हम इसके ट्रीटमेंट के लिए देते हैं तो ये थियोरेडॉक्सिन रिडक्टेज सिस्टम को इनहिबिट करता है। ऐसा करने की वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज और रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज जो है उस पर काम नहीं कर पाती है और फिर वो जो है डेथ में चला जाता है, ठीक है। अमीबिया जो है वो कम हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक ड्रग और है जिसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है, दैट इज़ ऑर्नाफिन। ऑर्नाफिन जो है वो ड्रग है रियोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, ठीक है। बट दिस आल्सो इनहिबिट थियोरेडॉक्सिन रिडक्टेज सिस्टम। ऐसा देखा गया कि ऑर्नाफिन जो है थियोरेडॉक्सिन रिडक्टेज सिस्टम को ब्लॉक करता है। तो हम ऑर्नाफिन को भी एज अ ड्रग यूज़ कर सकते हैं फॉर एमीबियासिस, बट इसके ऊपर अभी रिसर्च चालू है, अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। नाउ वी आर कमिंग टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर अमीबा। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में पहला है दिस अमीबिया trophozoite use a membrane associated carbohydrate binding protein. If this is a membrane of this membrane associated carbohydrate binding proteins to phagocytous intestinal bacteria, that is usually gram negative Enterobacteriaceae. Okay, so if this is membrane and this is carbohydrate binding proteins, so this amebia, let me make it fast, will come and use this carbohydrate molecules bounded to membrane to eat this Enterobacteriaceae bacteria for their nutrition. Okay, this nutrition purpose is accompanied by ingesting Enterobacteriaceae, which is a gram negative normal flora of the GIT, to get the nutrition. And what it uses the carbohydrate molecules present on the membrane of the intestinal bacteria. Okay, so the second point is, if we write this first point as, so it uses membrane bound carbohydrate molecules to ingest bacteria like ग्राम नेगेटिव एंटेरोबैक्टीरियासी, ठीक है। सो एंटेरोबैक लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर इट्स न्यूट्रिशन। यहाँ तक आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड होता है कैथेलिसिडेंस। ओके, दिस कैथेलिसिडेंस लेवल्स आर इंक्रीज्ड आफ्टर द इन्फेक्शन ऑफ अमीबिया। जब अमीबिया का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन बाय अमीबिया होता है, तो कैथेलिसिडेंस के लेवल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं।
और दीज आर एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, तो ये जो है एंटी माइक्रोब से लड़ने के काम आते हैं। बट दिक्कत ये है एंड दीज आर आल्सो ए पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी। ठीक है, ये याद रखना है कि ये इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। तो अब आपको लग रहा होगा कि इन्फेक्शन हुआ एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, कैथेलिसिडेंस बढ़े तो फिर एंटामीबा हिस्टोलिटिका का इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, दे आर रेजिस्टेंट टू दिस कैथेलिसिडेंस। ओके, हाउ? बिकॉज the antimicrobial peptide were digested by amoebic cystine proteinase. It is having amoebic cystine proteinase. Amoebic cystine proteinase. Okay, this digest this cathelicidins. So this is no doubt this cathelicidins is antimicrobial and increased in Entamoeba histolytica infection, but it cannot kill Entamoeba histolytica itself, as it is as amoeba is having amoebic cystine proteinase enzyme that digest cathelicidins. Okay, the how much fold do cathelicidins increase in the microbial infections? So these are 4-fold at day 3 and up to 100-fold at day 100 times at day 7. Okay, so this is how cathelicidins are increased. Cathelicidins levels are increased in the infection of this amoeba. The third important point, this photo is a colonoscopic picture. This shows ulcers caused by the amoebic infection. Okay, and this is the histopathological photo, and you can see this is trophozoite stage, and this can be easily seen in the histology of the patient of amoeba. Okay, so this was the third most important point. Now the fourth point, that is actually based on the genetic susceptibility for the amoeba. So this is actually even now in research, but it is found that genetic susceptibility to amoebias in humans is associated with a polymorphism in the receptor for the adipocytokine leptin. Okay, so receptor for adipocytokine, that is a leptin. Now gene associated with this, if polymorphism is found in the gene which is associated with this that is LEPR gene, then this person will be more susceptible to amoebiasis. ठीक है, so children in Bangladeshi cohort carrying arginine at LEPR position 223 R223. Okay, so LEPR के 223 पोजीशन जो है दैट इज R223, अगर उस पे आर्जिनिन है ठीक है, और एक पोजीशन में आपको बताता हूँ 223Q. ओके, Q223 दैट इज, और अगर यहाँ पे ग्लूटामिन है. ठीक है, सो जो बच्चे जिनके बांग्लादेशी कोहार्ट जिनके 223 पोजीशन ऑफ LEPR और R223 पोजीशन पे आर्जिनिन था, वो ट्वाइस मोर ससेप्टेबल थे एमीबियासिस के लिए देन द चिल्ड्रन दैट आर हैविंग ग्लूटामिन एट द पॉइंट ऑफ 223 एंड द पोजीशन इज Q223.
टू 23। ओके, वापस समझते हैं। LEPR जो है, LEPR इज़ द जीन, ठीक है। LEPR जो है वो जीन है जो रिसेप्टर जो होते हैं एडिपोकाइंस के लिए, एडिपोकाइन जो कि लेप्टिन है उसके रिसेप्टर को एनकोड करता है, ठीक है। अब LEPR की दो पोजीशंस हमने ली 223 के रिस्पेक्ट में, R223 एंड Q223। तो जिन बच्चों में R223 की पोजीशन पे आर्जिनिन था वो 2 टाइम्स मोर ससेप्टिबल थे अमीबियास के लिए देन डेड चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनमें Q23 पे ग्लूटामिन था, ठीक है। समझ में आया। अब इसको अगर आगे देखें हम इसमें तो LEPRs आर एक्सप्रेस्ड ऑन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स। अब हम बात करते हैं कि LEPR से क्या रिलेशन है अमीबिया का। सो दिस LEPR आर एक्सप्रेस्ड ऑन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल पे एक्सप्रेस होते हैं, इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। और वहाँ पे ये 3 काम करते हैं, 3-4 काम करते हैं। पहला तो ये एपोप्टोसिस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट एपोप्टोसिस। दूसरा ये करते हैं टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करते हैं, ठीक है, दे प्रमोट टिश्यू रिपेयर। और तीसरा ये करते हैं क्या, न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, दे डिक्रीज न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन। तो दिस 3 वर्क्स आर डन बाय दिस LEPR जीन। अब समझ में आया। LEPR, ठीक है, LEPR क्या है, LEPR जीन है जो कि एडिपोसाइटोकाइन जो लेप्टिन है उसको इनकोड करता है। अब LEPR की 223 पोजीशन के R223 पे अगर आर्जिनिन है तो वो बच्चे 2 टाइम्स मोर ससेप्टिबल है एमीबिया के लिए देन वो बच्चे जिनके Q223 पे ग्लूटामिन है, ठीक है। अब ये LEPR इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक्सप्रेस करता है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के ऊपर, ठीक है। और ये 3 चीज़ें करवाता है। पहला एपोप्टोसिस को रोकता है, टिश्यू रिपेयर करवाता है और फिर डिक्रीज करता है न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन को, जो कि तीनों ही एंटी हैं एमीबियासिस के। सो ये एमीबियासिस को प्रिवेंट करने का काम कर रहा था। पर जिन लोगों में जो LEPR का म्यूटेशन हो गया जिन बच्चों में, उनमें जो है ये देखा गया कि एमीबियास का जो है एमीबियासिस का कोज, एमीबियासिस होने का खतरा 2 टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। नाउ द, ये कौन सा पॉइंट था, 4th पॉइंट, ठीक है। नाउ द 5th पॉइंट। और 5th पॉइंट में देखते हैं जो कि सब म्यूकोसा, जो कि म्यूकोसा है हमारा, म्यूकोसा को डैमेज कर रहा था हमारा एमीबिया, ठीक है। सो यहाँ से हमारा अल्सर जो है वो सब म्यूकोसा रीजन तक पहुँच जाता है, दिस सब म्यूकोसा, ओके। सो दिस सब म्यूकोसल लेयर तक इसका पहुँचना अंडर वायबल अपीयरेंस सरफेस म्यूकोसा कोज द क्लासिकल फ्लास्क शेपेड अल्सर, ठीक है। ये इसका क्लासिकल फ्लास्क शेपेड अल्सर है। क्या किया, जो म्यूकस लेयर थी उसको डैमेज किया, फिर म्यूकोसा एपिथेलियल लेयर थी उसको डैमेज किया, फिर ये जो अल्सर है ये कहाँ तक आ गया, सब म्यूकोसा लेयर तक आ गया, ठीक है। सो दिस इज द फ्लास्क शेपेड क्लासिकल अल्सर, फ्लास्क शेपेड जो कि मोस्टली पाया जाता है एमीबियास में, ठीक है। और भी अदर कॉजेज हो सकते हैं फ्लास्क शेपेड अल्सर के, जरूरी नहीं है कि फ्लास्क शेपेड अल्सर है तो अमीबिया ही हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है 6th पॉइंट। अब हम बात करते हैं अमीबिया की। तो अमीबिया जो है वो अभी तक इंटेस्टाइन में था, बट अब अमीबा जो है वो लीवर में इन्वेज कर सकता है, ठीक है। तो अब लीवर की बात करते हैं। तो एमीबिक लीवर एब्सिस जो है वो एज और जेंडर डिपेंडेंट होता है, एज एंड जेंडर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस और उनके बारे में भी अभी बात करेंगे। पहले इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में बात करते हैं। सो जो मैन है, मैन
men as 30 to 60 years. They are most commonly infected, ठीक है, 10 to 12 times higher than women of same age group. ओके, सो दिस वाज द इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो लीवर एब्सिस में जाने का खतरा है वो मैन विद एज ऑफ 30 to 60 ईयर्स इज़ 10 to 12 times more higher than the women of the same age group. ओके, सो अब इसके बाद हम जो है क्लिनिकल सिंड्रोम की बात करते हैं. हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहले इंटेस्टाइनल अमीबियासिस पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एमीबिक लीवर एब्सिस पढ़ेंगे. सो इंटेस्टाइनल एमीबियासिस में क्या होता है, हमने पढ़ ही लिया कि इसका पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है. सो इंटेस्टाइनल एमीबियासिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप, ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एमीबिक इन्फेक्शन, ठीक है, और एसिम्प्टोमेटिक और सिस्ट पासिस होता है, ठीक है. जब मोस्टली इंटेस्टाइनल एमीबियासिस होता है तो अपन ने अभी पढ़ा था कि वो एसिम्प्टोमेटिक जो एसिम्प्टोमेटिक एमीबियासिस है उसका 90% चांसेस है कि एसिम्प्टोमेटिक रहे वो, ठीक है. तो दे पास सिस्ट एमीबिक एसिम्प्टोमेटिक सिस्ट पास, ठीक है. नाउ द ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेन. अगर जो पेशेंट जो हैं जो अफेक्ट हो चुके हैं और उनमें क्लिनिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या क्या सकते हैं, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ abdominal pain. So if we make a diagram of a person, so we can see the clinical manifestations. So पहला हमारा है क्या कि एब्डोमिनल पेन के ग्रेजुअल ऑनसेट होगा. ग्रेजुअल ऑनसेट जो कि हमारा हिस्ट्री पार्ट में इम्पोर्टेंट होगा. जब हम उससे पूछेंगे पेशेंट से कि किस तरह से वह अचानक से बढ़ा या धीरे धीरे बढ़ा, तो वो कहेगा कि ग्रेजुअल ऑनसेट है, ठीक है, धीरे धीरे बड़ा पेन, ठीक है. और उसके अलावा क्या होता है कि माइल्ड डायरिया, साथ में हमारे क्या रहा है, माइल्ड डायरिया, ठीक है, फॉलोड बाय मेलेज. मेलेज इज मसल पेन, ओके, एंड वेट लॉस, ठीक है, डिक्रीजिंग द वेट. ये पतले, ये अंकल जो हैं ये पतले हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है. सो डिक्रीज इन वेट लॉस भी हो रहा है साथ में, ठीक है. एंड साथ में क्या हो रहा है, बैक पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है, और साथ में बैक में भी पेन जो है वो प्रोग्रेस कर सकता है. अब इसमें क्या होता है कि अगर सिकम का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, अगर सिकम इन्वॉल्व हो रही है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिकम, इन्वॉल्वमेंट of cecum can show features of acute appendicitis. Okay. तो इसका ध्यान रखना है और हमें डायग्नोसिस जो है वो उस बेसिस पे बनाना है, सीरोलॉजी, कल्चर और हिस्टोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है. नाउ पेशेंट विद फुल ब्लोन डिसेंट्री में पास 10 to 12 स्टूल्स पर डे. ये इम्पोर्टेंट है क्या कि पेशेंट जो है अगर उसको फुल ब्लोन डिसेंट्री है, मतलब अच्छे से इन्फेक्शन हो चुका है बढ़िया वाला एमीबियासिस का, एमीबा का, तो वो 10 to 12 स्टूल्स पर डे पास करेगा, ठीक है. नाउ अब इसमें आगे बढ़े अगर हम, तो मोस्ट फल्मिनेंट जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं इस मोस्ट फल्मिनेंट वाले एब्डोमिनल पेन जो कि सेवियर है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन सेवियर, ठीक है. साथ में प्रेजेंट करेगा हाई ग्रेड फीवर एंड प्रोफ्यूज डायरिया, हाई ग्रेड फीवर एंड प्रोफ्यूज डायरिया, ठीक है. इसके अलावा टॉक्सिक मेगाकोलोन भी के एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है एमीबिया का, बट इट रिक्वायर्स
सेवियर इन्फेक्शन बाय द एमीबा, ठीक है, टॉक्सिक मेगाकोलोन, बट वी कैन नॉट, हम इसको जो है मना नहीं कर सकते कि उसको टॉक्सिक मेगाकोलोन नहीं होगा, वो ज़रूर हो सकता है उसको टॉक्सिक मेगाकोलोन, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा पेशेंट्स हु आर रिसीविंग ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, वो सेवियर एमीबियासिस के लिए मोर प्रोन है, ठीक है, सेवियर एमीबियासिस के लिए वो प्रोन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एमीबिक लीवर एब्सिस के बारे में। एमीबिक लीवर एब्सिस, ठीक है। सो अगर एमीबा का इन्फेक्शन रहा और पेशेंट को पता नहीं चलता है और फिर धीरे धीरे वो मैनिफेस्ट होता है, तो आफ्टर 5 months 95% of the patients develop amoebic liver abscess, ओके। अब जो कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किस तरह से आएगा पेशेंट आपके पास, दे विल प्रेजेंट एज अ राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ठीक है, दिस विल बी द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट ऑफ द पेशेंट हैविंग एमीबिक लिवर एब्सिस कि उसके राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है। और किस तरह का है वो, डल पेन है, ठीक है, डल और प्लूराइटिक इन नेचर, और शोल्डर तक रेडिएट कर सकता है, ठीक है, रेडिएट टू शोल्डर। So the patient with amoebic liver abscess will come with a complaint of right upper quadrant pain, ठीक है, और उसको जो पेन है वो रेडिएट कर रहा है कहाँ तक, शोल्डर तक रेडिएट कर रहा है। साथ में किस टाइप का पेन है, तो डल और प्लूराइटिक टाइप का पेन है, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। इसके अलावा उसको वही डायरिया, जॉन्डिस इस कंडीशन में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको जॉन्डिस जो है वो रेयर है, ठीक है, इस कंडीशन में इवन दो एब्सिस बन रहा है लीवर में, और जो जॉन्डिस है वो रेयर है, ठीक है, लीवर नेक्रोसिस हो रहा है फिर भी जॉन्डिस जो है वो रेयर है। अब नाउ 10 to 15% पेशेंट्स वो ओनली फीवर के साथ प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एमीबिया में। अब अगर हम केवल उसको सादा फीवर मान के नज़रअंदाज कर देंगे और आगे जाके वो लिवर एब्सिस फॉर्म कर लेता है, तो फिर ये बहुत बड़ी गलती है क्लिनिकल एस्पेक्ट से, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि अगर कोई पेशेंट आ रहा है विद अननोन ओरिजिन ऑफ फीवर, जिसके फीवर का कोई नॉन रीज़न नहीं लग रहा है हमारे पास, तो फिर हम उसके लिए जो है उसका सही से उसकी जांच करवाएं ताकि वो एमीबिक लिवर एब्सिस का हमें पता चल सके, ठीक है। तो अब इसके कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लिवर एब्सिस की बात करें तो पहला जो है लिवर का जो है इन्फेक्शन वो प्लूरल स्पेस में जा सकता है, तो वहाँ पे जो है वो इन्फेक्शन कर सकता है। दूसरा क्या है कि हिपेटोब्रोंकियल फिस्टुला अगर हो गया तो प्रोडक्टिव कफ बना सकता है, ठीक है, अगर यहाँ से सीधा एब्सिस उसमें चल जाएगा, ब्रोंकस में चल जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है कि ये पेरिटोनियम में जा सकता है, ठीक है, तो पेरिटोनियम को इन्फेक्ट कर सकता है, पेरिटोनियम, ओके। और इसके अलावा पेरिकार्डियम में जा सकता है, पेरिकार्डियम में जाके वहाँ पे अपने मैनिफेस्टेशन दिखा सकता है, ठीक है। पेरिकार्डियम में कहाँ से जाएगा, मोस्टली लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर से, ठीक है, एंड दिस इज हैविंग ग्रेवेस्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है, इसमें जो है ग्रेवेस्ट प्रोग्नोसिस होगा। नाउ द अदर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल साइट्स क्या हो सकती है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकती है, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट हो सकती है, एंड इससे क्या होगा, जेनाइटल अल्सर्स बन जाएंगे जो कि पंच्ड आउट अपीयरेंस देते हैं,
और ये पेनफुल होता है, ठीक है। जब जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो गया तो उससे जेनाइटल अल्सर्स बनते हैं, पंच्ड आउट अपीयरेंस वाले, और वो पेनफुल भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और मैनिफेस्टेशन भी है, बट मोस्टली यही है। इसके अलावा सेरेब्रल मैनिफेस्टेशन भी है वो, बट वो काफ़ी रेयर है, ठीक है। 0.1% केसेस में, ठीक है। Okay, now the trophozoite state which affect liver, which causes liver abscess. So liver abscess is more likely to affect the one who eats diet rich in cholesterol. Okay, जो लोग कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट खाते हैं उनमें इसका होने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है। और एक दूसरा है कि यंग एडल्ट्स जो हैं दे आर मोर प्रोन फॉर दिस लिवर एब्सेस, एमीबिक लिवर एक्सिस। यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद जो लिवर एब्सेस की जो मोस्ट कॉमन साइट है उसके बारे में बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन साइट है पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट of right lobe. Okay, now this liver abscess causes pus formation, which is a characteristic pus that is anchovy, that is called as anchovy sauce pus, ठीक है। ये anchovy sauce pus कहलाता है जो कि एमीबिक लिवर एब्सेस के दौरान बनता है, ओके। Okay, so now we will talk about lab diagnosis of amoebiasis. Okay, so first we will do stool examination, serological test and non-invasive imaging can be performed. ठीक है, हम स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं और नॉन इन्वेजिव इमेजिंग कर सकते हैं। फीकल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, हमें हीम मिल सकता है, न्यूट्रोफिल मिल सकता है, एमीबिक सिस्ट मिल सकती है और ट्रोफोजोइट्स मिल सकते हैं, ठीक है। दिस trophozoites are killed rapidly by water drying and barium. Okay, so water drying and barium kills trophozoites. So we need at least three sample. We usually examine at least 3 fresh stool specimens for examination of fecal material. Okay, so examination में हम क्या क्या करेंगे, वेट माउंट, आयोडीन स्टेन कंसंट्रेशन, एंड ट्राइक्रोम स्टेनिंग, ये तीनों यूज़ करते हैं हम साथ में कॉम्बिनेशन में एग्जामिनेशन ऑफ द फिकल मटेरियल के लिए, ठीक है। अगर इस फिकल मटेरियल में हमें सिस्ट या ट्रोफोजोइट स्टेट मिलती है तो वो 75 to 95% जो है केसेस में वो हमें फाइंडिंग दे देती है, डायग्नोसिस दे देती है दैट दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एमीबियासिस, ओके। बट अगर स्टूल एग्जामिनेशन नेगेटिव आया है सो वी कैन, और अभी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार कुछ हो सकता है मतलब, ठीक है, तो हम उसके लिए जाएंगे सिग्मोइडोस्कोपी के लिए, ठीक है। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं बायोप्सी किसकी, जो फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स है उनके एजेस की, ओके। सो एजेस की बायोप्सी यहाँ पे हम कर सकते हैं, बट द प्रोसीजर इज़ डेंजरस। क्यों? क्योंकि जो फल्मिनेंट कोलाइटिस होता है
उसमें यहाँ से बायोप्सी लेना जो है वो परफोरेशन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होता है कि जो हम स्पेसिमेन ले रहे हैं, अगर फुलमिनेंट अमीबियासिस है तो हम बायोप्सी की तरफ ना जाएं या कम ही उसकी तरफ आगे जाएं, ठीक है। अब जो लेटेस्ट है वो है क्या, LAMP। व्हाट इज़ LAMP? LAMP इज़ लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन। ऐसे, ओके। So LAMP assay, it is shown to be potential alternative for direct detection of E histolytica DNA, ठीक है। तो ये E histolytica एंटामीबा हिस्टोलाइटिका के DNA को जो है वो आसानी से डिटेक्ट करने का काम आ सकता है। साथ में ये सस्ता भी पड़ता है और फास्ट भी है। तो हम इसके लिए जो है अमेबिक लीवर पस सैंपल्स जो होते हैं, लीवर जो एनकोवी पस है, उस पस सैंपल में जो है हम लैंप करके और अमीबा का पता लगा। सो ये पिक्चर है, सिटी स्कैन है, ठीक है, एब्डोमिनल सिटी स्कैन है जिसमें अमीबिक एब्सिस है। और यहाँ पे ये जो है राइट लोब ऑफ लीवर में हम देख सकते हैं कि पस फॉर्मेशन हो गया। ये अमीबिक लीवर एब्सिस को दर्शाता है, ठीक है। सो रेडियोग्राफिक में इस तरह से दिखेगा। अब ट्रीटमेंट की बात कर लें। तो ट्रीटमेंट के अंदर आता है क्या, देखो 3 तरह की स्टेजेस हमने पढ़ी। पहला तो एसिम्टोमेटिक है, जिसको कोई सिम्टम नहीं है, केवल कैरियर है, वो एसिम्टोमेटिक कैरियर है, ठीक है, कैरियर है। उसमें हम क्या देंगे, उसमें हम देंगे आयोडोक्विनोल और पेरोमोमाइसिन, ठीक है। ये 20 डेज के लिए चलती है एंड दिस इज फॉर 10 डेज। द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट कोलाइटिस, उसको हम क्या देंगे, वी विल गिव इट मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल हमने देखा कि वो थियोरोडोक्सिन रिडक्टेज सिस्टम पे वर्क करती है और उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव जो है, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ लाइक ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ एंड रिएक्टिव नाइट्रोजन स्पीशीज़ जो है वो फिर उसके अगेंस्ट काम करेगी अमीबिया के और फिर उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। सो मेट्रोनिडाजोल देते हैं हम एंड इसके साथ हम टिनिडाजोल दे सकते हैं। इसके अलावा हम टिनिडाजोल दे सकते हैं। टिनिडाजोल मोर पोटेंट देन मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तो हम इसको 3 दिन के लिए देंगे, 3 दिन के लिए देते हैं और इसको 5 से 10 दिन के लिए एडमिनिस्टर करते हैं। अब तीसरा है अमीबिक लीवर एब्सिस के लिए। अमीबिक लीवर एब्सिस के लिए मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और तीनों स्टेज में हम साथ में जो ये वाली है ल्यूमिनेंट एजेंट्स जो हैं हमारे आयोडोक्विनोल, और इसको साथ में रखते हैं, ठीक है। इसमें भी देते हैं हम पहला वाला और इसमें भी देते हैं। तो मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल दे सकते हैं अपन, बट इसमें जो है हम थोड़ी इसकी जो अमाउंट है उसको बढ़ाएंगे और साथ में वही 5 से 10 दिन और इसमें 2 दिन टिनिडाजोल, 2 से 3 दिन। So this was all about treatment part. This was all about amoebiasis, ठीक है। There are free living amoebas also that we will discuss in next video. For today, thank you for listening.